Hello guys, so in this video we will discussing the chapter reproductive health from class 12th unit 1 reproduction. This chapter will carry at least 1 to 2 questions. This chapter will carry 1 to 2 questions around 4 to 8 marks. At least one question तो मतलब इस यहाँ से आता ही आता है, 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस चैप्टर से। तो भी हम ट्राई करेंगे कि हम इस चैप्टर को 30 मिनट्स एंड सो में कंप्लीट करें। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात है कि डेफिनेशन हेल्थ क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ। तो WHO जो है, WHO ने एक डेफिनेशन दी। WHO क्या है? WHO इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WHO? इट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। इट इज़ क्या है ये? इट इज़ अ टोटल वेलबींग। क्या है ये? टोटल वेलबींग है इन ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कौन कौन से वो आस्पेक्ट्स हैं? फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल और सोशल। टोटल 4 बातें हैं। क्या क्या? फिजिकल आस्पेक्ट, इमोशनली, बिहेवियरली भी उसको वेल होना पड़ेगा और सोशली भी। अगर कोई इंसान इन चारों कैटेगरीज में आता है तो कैसा है? रिप्रोडक्टिवली हेल्थी है। ठीक है, अब कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाई गई और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे सबसे पहले इंडिया में इनिशिएशन जो हुआ प्रो फैमिली प्लानिंग का, वो कब हुआ? 1951 में। इंडिया ने कब अडॉप्ट करा फैमिली प्लानिंग? 1951 में। वी आर द वेरी फर्स्ट, वन ऑफ द वेरी फर्स्ट कंट्रीज हु adopted family planning in world. वाइडर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज आर इन ऑपरेशन अंडर द प्रोग्राम जिसका नाम है RCH प्रोग्राम। व्हाट इज द नेम? जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? RCH के अंदर आते हैं। तो व्हाट इज RCH? RCH इज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इज RCH? RCH इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। सच प्रोग्राम्स डील्स द फॉलोइंग। क्या करता है ये प्रोग्राम? ये गिव अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड आस्पेक्ट्स क्रिएटिंग अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो सोसाइटी है उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में बताता है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है। उसके अलावा एजुकेट पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर। लोगों को एजुकेट करना किन किन चीज़ों को लेकर? बर्थ कंट्रोल को लेकर, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर को लेकर कि है ना। उसके अलावा पोस्ट नेटल केयर क्या होनी चाहिए मदर की, बच्चे की क्या केयर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड है, फीमेल फिटोसाइट्स होता है उसके रिगार्डिंग लोगों को ये लोग वो करते हैं, अवेयर करते हैं। उसके अलावा अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सेसिव पॉपुलेशन की वजह से क्या होगा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? जैसे सोशल ईवल है ये, जैसे सेक्स अब्यूज़, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। ये सब चीज़ें क्यों है? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से होती हैं सब चीज़ें। तो हमें क्या करना है? व्हाट आर द एम्स? एम टू नीड ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। क्यों? टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड आस्पेक्ट्स। इट हेल्प्स टू अवॉइड सेक्स रिलेटेड मिथ एंड मिसकनसेप्ट। जो मिसकनसेप्ट हैं उन्हें ठीक करने के लिए। टू गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना। एडोलसेंस रिलेटेड चेंजेस जो होते हैं उसके बारे में बताना। सेफ और हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में बताना और STDs के बारे में बताना। अब STDs क्या है? ये भी फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो STDs आर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और एड्स के बारे में बताना। और एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये वो आस्पेक्ट्स है जिसके लिए हमने RCH प्रोग्राम बनाया। किस लिए बनाया? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बनाया। बर्थ कंट्रोल, पेरेंट है ना, पेशेंट केयर, मदर केयर है ना, चाइल्ड केयर, उन सब के लिए बताया, उन सब के लिए बनाया। अब्यूज़ को रोकने के लिए बनाया। स्कूल में बच्चों को एजुकेट करने के लिए बनाया। किस लिए? सेक्स रिलेटेड मिथ और मिसकंसेप्शन के लिए, सेफ सेक्स की प्रैक्टिसेस बताने के लिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें आती हैं, RCH प्रोग्राम में आती हैं। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। इन 1900, 1900 के समय जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 2 बिलियन। लेकिन आने वाले 100 साल में कितनी हो गई? 2 बिलियन से 6 बिलियन। और उसके बाद सिर्फ 11 साल में, 2000 से 2011 के बीच कितनी हुई? 1.2 बिलियन। इसका मतलब जो पॉपुलेशन 1900 से 2000 के बीच में बढ़ी, 6 बिलियन,
वही पॉपुलेशन अगले 11 साल में कितनी बढ़ गई, 1.2 बिलियन, सिर्फ 11 साल में। ठीक है। इन इंडिया द पॉपुलेशन वॉज नियरली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, सिर्फ 350 मिलियन। ठीक है, 35 करोड़। ठीक है। इट रीचेज 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ कब हुई, 2000 में। क्रॉस 1.2 बिलियन इन 2011। 2011 में कितनी हो गई थी ये, 1.2 बिलियन, 120 करोड़। और अभी रिसेंट जो डेटा आया है उसके हिसाब से इंडिया की जो पॉपुलेशन है कितनी है, वो 150 करोड़। और इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड एज़ पर द डेटा ऑफ 2025। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया चाइना को पीछे छोड़ चुका है, इंडिया सिर्फ एक ही चीज़ में आ गया है, पॉपुलेशन में। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इस समय ये, ठीक है। इट मीन्स उस समय ये कहा गया था 2011 में कि एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज़ अ इंडियन। हर छठा आदमी वर्ल्ड में क्या है, एक इंडियन है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 2%, मतलब हर 1000 पे 20 नए लोग पैदा हो रहे थे। एट अ रेट इट विच आर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, मतलब हर 1000 पे नए 20 लोग पैदा हो रहे हैं, हर 1000 पे। रीज़न क्या था इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, सबसे पहली बात कि रीज़न क्या था, रीज़न था इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छे हो गए थे। अब जब हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छे हुए तो क्या कम हुआ, डिक्लाइन हुआ किस चीज़ में, डेथ रेट्स में। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया। तो MMR इज़ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और IMR इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो मोर्टेलिटी कम हुई, लोग मरने कम हुए, तो जिएंगे तो मतलब पॉपुलेशन में बढ़ाएंगे। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, तो वो लोग जो रिप्रोडक्शन कर सकते थे उस एज की जो पॉपुलेशन थी वो भी इंडिया की इंक्रीज़ हुई। इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो इम्पैक्ट्स क्या हुआ है इसका, इम्पैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, स्कार्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट। जैसे ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो स्कार्सिटी हो जाएगी, मतलब कमी बढ़ जाएगी किन चीज़ों की, बेसिक एमिनिटीज़ की, लाइक फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, कंट्रोल तो करना पड़ेगा वरना आगे जाके हमें नुकसान देगा ये। तो कैसे कर सकते हैं, तो इसे कर सकते हैं बाय मोटिवेटिंग स्मॉलर फैमिलीज़। हम कह सकते हैं लोगों को कि छोटी फैमिलीज़ को वाला कंसेप्ट अपनाएं, जैसे जिसके लिए और वो भी किससे, बाय यूजिंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स। अवेयर पीपल अबाउट अ स्लोगन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, हम दो हमारे दो, 2 चाइल्ड पॉलिसी, है ना। मैनी कपल हैव अडॉप्टेड 1 चाइल्ड नॉर्म, कई कपल ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 चाइल्ड नॉर्म वो करा है, अडॉप्ट किया हुआ है। और एक कंट्री भी थी जिसने 1 चाइल्ड नॉर्म अडॉप्ट किया हुआ था, जहाँ पर सिर्फ एक ही बच्चा हो सकता था, वो थी चाइना। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ साल पहले, 1 या 2 साल पहले, चाइना ने उसे विड्रॉ कर लिया है। ठीक है। उसके बाद स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ द मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल इज़ 18 एंड मेल की 80, और फीमेल की जो एज थी मैरिजेबल उसे बढ़ा के 18 किया गया, और फीमेल का 18 किया गया, और मेल का कितना किया गया, 21 किया गया। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है, ठीक है, आप हम ये सब तो कर सकते हैं, पर अभी हमने क्या बोला कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज़ करके हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन सब चीज़ों में। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए, व्हाट इज़ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की, सबसे पहली बात यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यूज़ करना ईजी होना चाहिए, और ना कोई क्यों यूज़ करेगा, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, तभी तो इंसान लेगा। इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए। इफेक्टिव होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, और ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, और रिवर्सिबल होना चाहिए। नो और लीस्ट साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, है ना। तो क्या क्या होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली, यूज़ करना आसान होना चाहिए, आसानी से मिल जाना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, काम करना चाहिए, और साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और रिवर्सिबल होना चाहिए, हम जब चाहे उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल डिराइव डिज़ायर और सेक्सुअल एक्ट, और जो नॉर्मल सेक्सुअल डिराइव है इंसान की उसके साथ उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फॉलो करता है तो वो क्या है, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, अब हम उसके बारे में देखेंगे। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में देखते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव बेसिकली कितने टाइप्स के, कौन कौन से मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड इसका नाम है नेचुरल मेथड। सबसे पहला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है, नेचुरल मेथड, और उसका दूसरा नाम क्या है, ट्रेडिशनल मेथड। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, नेचुरल में हम लोग कुछ अलग से यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम बस अवॉइड कर रहे हैं चांस को, किस चांस को, कि ओवा और स्पर्म की मेटिंग ना हो पाए। उस चांस को हम कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे उनके मिलने की जो चांसेस है वो कम हो जाए। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। सबसे पहला होता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, दूसरा होता है कोइटस इंटरप्टस, ठीक है, इसको हम कहा जाता है विड्रॉल सिंड्रोम। तीसरा आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है।
तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में कुछ नहीं है ड्यूरिंग। सबसे पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल साइकिल है 28 डेज़ की, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल कितने की है 28 डेज़ की, 1 to 28 डेज़। हमें पता है कि 14 डे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, मतलब सबसे फर्टाइल पीरियड है ये। तो क्यों ना हम फर्स्ट डे से लेके 28 डेज़ की में 40 डेज़ के कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद तक क्या ना करें, कंसेप्शन ही ना करें, रिप्रोडक्ट सेक्सुअल एक्ट ही ना करें। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब हम करेंगे नहीं तो चांसेस ही नहीं होंगे। बस यही है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, मतलब एक पीरियड में हमने एब्सटेन कर दिया, मतलब रोक दिया प्रोसेस को। और ये कब से होता है, बिटवीन 10 to 17। आया समझ में, बिटवीन 10 to 17। इसे क्या कहा जाता है, फर्टाइल पीरियड। तो फर्टाइल पीरियड में हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी सेक्सुअल एक्ट नहीं करेंगे जिसकी वजह से चांसेस ऑफ कंसीव बढ़ जाए। दिस इज़ पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। और ये कब तक होता है, 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। ठीक है। कॉइटस इंटरप्टस क्या है, ये कुछ नहीं, ये है कि नॉर्मल सेक्सुअल एक्ट के थ्रू हम क्या करें, हम पेनिस को वेजाइना से विड्रॉ कर ले जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। ठीक है। जैसे ही पता चलेगा मेल पार्टनर को कि देयर विल बी इजैकुलेशन, वो उससे पहले ही पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लेगा, तो इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगी। थर्ड इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये इसमें क्या होता है, इट इज़ द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन ड्यू टू इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन हो गया, उसका लैक्टेशन होगा। लैक्टेशन के टाइम जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन क्या होती है, एब्सेंट होती है, अरेस्टेड होती है। इसी टाइम क्योंकि फुली ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीजेज लैक्टेशन, दिस मेथड हेल्प्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन। अब अगर ये सारी प्रोसेस ही नहीं हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, और क्या नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है करने का। लैक्टेशनल एमेनोरिया के टाइम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल नहीं रही है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रही है, ओवुलेशन नहीं हो रही है, तो आप कुछ भी करते हो तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये वाला, लेकिन ये इफेक्टिव है सिर्फ अप टू 6 मंथ, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ अगर जैसे ही लैक्टेशन कम होना शुरू होगा वैसे ही वो इंक्रीज़ होना शुरू होगा। ठीक है। तो इट हैज़ नो साइड इफेक्ट, इन तीनों की कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि हमने बाहर से तो कुछ इसमें अलग सा नहीं किया, बस बॉडी के जो फंक्शन थे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए। बट चांस ऑफ फेलियर इज़ हाई, इसमें फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। इसमें है जो 10 to 17 पीरियड है, इसमें वो कई बार ऐसा देखा गया है कि इसके अलावा भी लोगों ने कंसीव किया है। जो कॉइटस इंटरप्टस है, इसमें जो है आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और जो लैक्टेशनल एमेनोरिया है वो अप टू 6 मंथ की है, जैसे ही लैक्टेशन ख़त्म होगी, ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म होगी, ये दोबारा रिअकर हो जाएगा। सेकेंड मेथड इज़ बैरियर्स। हम कुछ बैरियर्स लगा दें बिटवीन द फीमेल पार्ट एंड द मेल पार्ट। ठीक है। दे प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग, जिसकी वजह से फिजिकल मीटिंग ना हो पाए ऑफ स्पर्म की और ओवा की। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, कॉन्डम्स। कॉन्डम्स में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में, इसका नाम क्या है, निरोध। ये बनता है किसका है, लेटेक्स रबर शीट का। ठीक है। कॉन्डम्स जो होता है वो मेल के लिए होता है, वो क्या कवर करता है, पेनिस को, और जो फीमेल के लिए होता है वो कवर करता है सर्विक्स एंड वेजाइना को। तो याद रखिए, कॉन्डम 2 तरह के होते हैं, मेल कॉन्डम्स भी होता है और फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं। मेल कॉन्डम जो है पेनिस को कवर करते हैं, फीमेल कॉन्डम्स किसे कवर करते हैं, वेजाइना और सर्विक्स को। कॉन्डम्स आर यूज जस्ट बिफोर कोइटिस। कॉन्डम्स को हम बिफोर द सेक्सुअल एक्ट, कोइटिस से पहले यूज़ करते हैं, उन्हें वियर करते हैं। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमन की एंट्री को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं होने देते। कॉन्डम्स आर वेरी पॉपुलर बिकॉज अभी आजकल के समय में कॉन्डम्स बहुत पॉपुलर है। उसके पीछे रीज़न है कि उन्होंने अदर देन प्रिवेंटिंग the meeting of sperm and ova, it is also doing another thing, which is it protects the user from STDs and AIDS। ये यूज़र को प्रोटेक्ट कर रहा है किससे, एड्स से और STDs से। एड्स मतलब, ठीक है। और ईजिली अवेलेबिलिटी ईजी है। तो अभी हमने देखा था कि एक अच्छा कंट्रासेप्टिव क्या होगा, इसकी अवेलेबिलिटी भी ईजी होगी, यूज़र फ्रेंडली होगा, इफेक्टिव ये है, रिवर्सिबल है, यूज़ एंड थ्रो कर है। ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, मतलब ईजी है, यूज़र फ्रेंडली है, एंड देयर बाई गिव प्रिवेसी टू द यूज़र। उसके अलावा क्या क्या आता है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। ये सारी चीज़ें सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं। मेड ऑफ रबर, ये भी रबर्स की बनी हुई है, और कहाँ इंसर्ट होती है, फीमेल की यूज़ की है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को ये
कवर कर लेती है, टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द कॉर्टिक, और सर्विक्स को कवर कर लेती है। दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पर्म। अब ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर मान लीजिए दिस इज द ट्रैक्ट, ठीक है, दिस इज द वेजाइना, दिस इज द सर्विक्स, तो दिस इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर विच कवर्स द वेजाइना। अब अगर यहाँ से स्पर्म जा रहा है तो वो इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके अलावा दे आर यूजेबल, तो हमने कहा था कि रीयूजेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ स्पर्मिसाइडल जेलीज आती हैं एंड फोम्स आर यूज अलॉन्ग विद दीज बैरियर्स। अब जो डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स है, इनके साथ क्या यूज़ होता है, स्पर्मिसाइडल जेलीज। क्यों यूज़ होती हैं, ताकि ये स्पर्म को वहीं पे किल कर दे, टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिविटी। अगर स्पर्म मर ही जाएगा तो पहुँचने के चांसेस और कम हो जाएंगे, तो इफेक्टिव हो गया ना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हमें क्या करना था, एड प्रिवेंट ही तो करना था, तो स्पर्म जाएगा नहीं तो प्रिवेंट हो ही जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को। उसके अलावा तीसरी चीज़ें होती हैं आईयूडीज़। व्हाट आर आईयूडीज़? आईयूडीज़ आर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिन्हें हम यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं फॉर वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और ये कौन करता है, डॉक्टर। दीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स, नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। दे इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। और ये अंदर क्या करती हैं, स्पर्म को किल कर देती हैं, और ये अलग अलग समय के लिए रहती है, कोई 3 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए। तो आईयूडीज आर आइडियल मेथड टू डिले प्रेगनेंसी एंड और स्पेस चाइल्ड। तो आईयूडीज जो है वो इंडिया में सबसे फेमस मेथड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा ये डिले प्रेगनेंसी के लिए और स्पेस चाइल्ड के लिए सबसे सेफ मेथड है और सबसे आइडियल मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइप ऑफ आईयूडीज। अब आईयूडीज होती कितनी तरह की हैं, तो 3 तरह की आईयूडी होती है। एक होती है नॉन मेडिकेटेड, जिसमें कोई दवाई नहीं है, इसका एग्जांपल है लिपेज लूप। क्या एग्जांपल है, लिपेज लूप। ये कुछ नहीं होता है, मैं दिखा देता हूँ ये कैसा होता है। ये होता है इस तरह का कुछ, ठीक है, दिस इज व्हाट लिपेज लूप, ठीक है। ये रहा आपका जाएगा, ठीक है, लिपेज लूप हो गया। इसके अलावा सेकंड होती है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। सेकंड इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तो कॉपर रिलीजिंग आईडी जो होती है, ये यूट्रस में इंसर्ट कर दी जाती है डिवाइस, और ये धीरे धीरे कॉपर आयन रिलीज करती रहती है। अब ये कॉपर क्या करता है, ये कॉपर जो होता है ये सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। स्पर्म की मोटिलिटी को और उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है उसे ही कम कर देता है। तो स्पर्म उतना पावरफुल रहा ही नहीं, कैपेसिटी है ही नहीं, तो फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा। इसके एग्जाम्पल्स है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीरोड 375। जहाँ पे 7 दिख जाए या टी दिख जाए वो कॉपर टी होगा, ठीक है। उसके अलावा हार्मोनल आयोडीज, इनमें हार्मोनल कॉम्बिनेशंस होते हैं। जब इसे इंसर्ट किया जाता है तो ये हार्मोनल कॉम्बिनेशंस, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो इम्बैलेंस करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ स्पर्म। यूट्रस को अनसूटेबल कर देते हैं इम्प्लांटेशन को, और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं स्पर्म के लिए, स्पर्म जो है मर जाता है। इसका एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। तो आयोडीज में कौन कौन से एग्जाम्पल, 3 तरह के आयोडीज, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर और हार्मोनल। नॉन मेडिकेटेड का लाइपेज लूप, मेडिकेटेड में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, और हार्मोनल वाले में प्रोजेस्टासर्ट, ऑब्वियसली तो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है प्रोजेस्टासर्ट। उसके अलावा LNG-20। व्हाट इज LNG? लेवेंगिस्टेरॉन 20, ठीक है। इसके अलावा अब आता है ओरल कंट्रासेप्टिव्स, जो हम एज ए टैबलेट यूज़ करते हैं, ठीक है। फोर्थ इज ओरल कंट्रासेप्टिव्स। अब ओरल में हम क्या क्या ले सकते हैं, कुछ नहीं, ये मेडिसिन होती हैं, मेडिकेशंस होती हैं, और ये कुछ नहीं है, ये वही होती हैं हार्मोनल कॉम्बिनेशंस होती हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट पिल्स, जिन्हें कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। पिल्स आर टेकन डेली फॉर 28। अभी कई तरह की होती हैं जो हमें पढ़नी है, हम पढ़ेंगे एक पिल के बारे में जिसका नाम है सहेली। तो पिल्स को हम यूज़ कैसे करते हैं, पिल्स आर टेकन डेली, इन्हें हम रोज़ लेंगे फॉर 21 डेज स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से 5 दिन का होता है। अब इस 1 से 5 में से हम किसी भी दिन शुरू करेंगे और इसको 21 डेज़ के लिए कॉन्टीन्यूस लेंगे। जो पिल होती है वो पैकेट ही ऐसे बन के आते हैं कि उसमें 21 ही पिल्स होती हैं। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज, जो कि मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा, इट शुड बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। जब तक फीमेल को कंसेप्शन को वो करना है, प्रिवेंट करना है, तब तक उसको खानी ही पड़ेगी। अगर उसको 5 महीने तक करना है तो उसको 28 दिन की अपनी साइकिल
कंप्लीट करनी ही पड़ेगी 7 दिन छोड़ के। जैसे 21 दिन खत्म होंगे फिर 7 दिन बचेंगे, फिर जो कि मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा जिस टाइम पे ब्लीडिंग होगी उसके बाद उसको फिर शुरू करनी पड़ेगी। आया समझ में। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देती है। एंड इम्प्लांटेशन एंड थिकनिंग सर्विकल म्यूकोसा टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। ये 3 काम करती है। क्या क्या काम करती है पिल्स? सबसे पहले ओव्यूलेशन इनहिबिट कर देगी, ओव्यूलेशन होने ही नहीं देगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी? उसके बाद ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी, ठीक है, इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। और सर्विक्स को थिक कर देगी, सर्विक्स जो होगी उसमें म्यूकस की लेयर को थिक कर देगी। क्यों कर देगी? सो डैट एंट्रीज ऑफ स्पर्म की एंट्री ही ना हो पाए। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट। पिल्स जो है काफ़ी इफेक्टिव है और बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं। इसी में एक पिल है जो इंडिया ने बनाई है, जिसका नाम क्या है? सहेली। कॉन्डम कौन सा है? निरोध। पिल कौन सी है? सहेली, ठीक है। अब ये देखो, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, इट इज़ डेवलप्ड बाई, सहेली किसने बनाई है? CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है ये? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इट कंटेन्स नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, इसमें कोई स्टेरॉयड नहीं है, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है। और इट इज़ वंस अ वीक पिल। अब इसे रोज़ नहीं खाना है, इसे हफ्ते में सिर्फ 1 बार खाना है। 4 हफ्ते की साइकिल है तो मतलब 4 बार खाना है। इट इज़ वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यूज़। कौन सी पिल इंडिया ने बनाई है? सहेली। कहाँ बनी है? CDRI लखनऊ में। कैसी पिल है? वंस अ वीक पिल है, जिसमें कोई भी स्टेरॉयडल प्रिपरेशन नहीं है। कैसा है? नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, बहुत कम साइड इफेक्ट है, बहुत हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यूज़ है। इसके अलावा हम इंजेक्टेबल्स कर सकते हैं, इम्प्लांट्स जो स्किन में लगाए जाते हैं और वो हार्मोन सिक्रिएट करते रहते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन या और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर स्किन के अंदर इम्प्लांट्स लगा दिए जाते हैं। देयर मोड ऑफ एक्शन इज लाइक पिल, सेम, धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करती रहेगी, पर इनका जो इफेक्टिव पीरियड होता है वो लॉन्गर होता है। इसका भी एग्जाम्पल है प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन एंड आईओडीज आर यूज्ड एज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटिस टू अवॉइड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल इंटरकोर्स। तो पिल्स को और आईओडीज को हम कैसे यूज़ करते हैं? एज अ इमरजेंसी पिल विद इन 72 आवर ऑफ कोइटिस टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। सर्जिकल मेथड, जो सर्जिकल मेथड है इसमें स्टरलाइजेशन आता है। इसमें क्या क्या आता है? इट हेल्प्स द ब्लॉक। अब ये इसमें क्या होगा? इसमें हम बॉडी के किसी एक पार्ट को सर्जिकली रिमूव कर देंगे, जिसके वजह से स्पर्म और किसी एक पार्टनर में, या तो मेल में या फीमेल में, जिसकी वजह से स्पर्म की और ओवा की मीटिंग ही नहीं हो पाएगी। जैसे इट हेल्प्स टू ब्लॉक द गैमीट ट्रांसफ़र एंड देयर बाय टू प्रिवेंट कंसेप्शन। इट इज़ वेरी इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज़ पुअर। बट ये रिवर्सिबल नहीं है। और एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल भी होना चाहिए। बट सर्जिकल मेथड जो है रिवर्सिबल नहीं होती है, रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक है वेसेक्टॉमी, एक है ट्यूबेक्टॉमी। अब वेसेक्टॉमी में क्या होता है? व्हाट इज़ वेसेक्टॉमी? वेसेक्टॉमी इज स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन मेल एंड ट्यूबेक्टॉमी इज स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल। वेसेक्टॉमी में क्या होता है? इन दिस अब स्मॉल पार्ट ऑफ द वॉश डिफरेंस, आपको होता है वॉश डिफरेंस होता है, इसे कट किया जाता है, फोल्ड किया जाता है और टाई कर दिया जाता है। वॉज रिमूव्ड, टाइड अप थ्रू स्मॉल इंसिजन इन स्क्रोटम। ट्यूबेक्टॉमी में यही सेम चीज़ होती है, उसमें फेलोपियन ट्यूब जो होती है कट किया जाता है, फोल्ड किया जाता है और टाई कर दिया जाता है, ठीक है, थ्रू एब्डोमेन एंड वेजाइना। साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट ऑफ एंटी नेचुरल कंट्रासेप्टिव। नेचुरल कंट्रासेप्टिव हमने देखे थे 3, कोइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया। लेकिन उसके अलावा हम जितने ही पढ़े, हमने क्या क्या पढ़े? हमने बैरियर्स पढ़े, हमने आईओडीज पढ़े, हमने पिल्स पढ़े, हमने इंजेक्टेबल्स पढ़े। इनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो। दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव, नॉन नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। So now we will discuss another topic from this chapter, which is MTP. What is MTP? Full form of MTP is medical termination of pregnancy. तो इंटेंशनली या फिर वॉलेंट्री, या तो हम या इंटेंशनली और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब कोई प्रेग्नेंट है पर अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहता है, तो जो इंटेंशनली अगर किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये क्या कहा जाएगा? उसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन। हर साल 4.5 करोड़ से 5 करोड़ 45 मिलियन टू 50 मिलियन
MTPs आर परफॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि 1/5 है टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसीज का। मतलब अगर 5 करोड़ है तो टोटल कितनी है, 25 करोड़। 25 करोड़ प्रेगनेंसी हो रही है तो उसमें से 5 करोड़ 1/5 क्या हो रही है, MTP हो रही है। मैनी कंट्रीज हैव नॉट लीगलाइज्ड MTP ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज। कुछ कंट्रीज़ में लीगलाइज नहीं है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज कर दिया था 1971 में। सोच, अब इसमें एक क्वेश्चन ये है, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इंडिया ने फैमिली प्लानिंग कब अडॉप्ट करी थी, 1951 में। उसके 20 साल बाद 1971 में इंडिया ने क्या किया था, MTP लीगलाइज किया था। और इसी साल UCMS यानी मेरे कॉलेज में इसी साल UCMS भी ओपन हुआ था। इम्पोर्टेंस ऑफ MTP, क्या इम्पोर्टेंस है, MTP अच्छे किन एस्पेक्ट्स में, उससे गलत यूज़ कैसे हो रहा है, वो हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखना है। तो MTP किन एस्पेक्ट्स में अच्छा है, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स, कई बार प्रेगनेंसी अनवांटेड होती है जो हमें नहीं चाहिए होती है, और फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग कोइटस, और फेलियर या फिर रेप केसेस। इन सब चीज़ों में तो प्रेगनेंसी अनवांटेड ही है, चाहे वो कैजुअल इंटरकोर्स हो या रेप हो या फिर फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव हो, तो इस चीज़ में हम MTP परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा इट इज़ असेंशियल इन केस वेयर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल फॉर मदर और फीटस, या फिर इस केस में जहाँ पे ये हार्मफुल हो, किसके लिए, प्रेगनेंसी हार्मफुल हो किसके लिए, आइदर फॉर द मदर और फॉर द फीटस, या फिर दोनों के लिए। ठीक है, तो MTP अब सेफ कब है, MTP आर सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब पहले 12 हफ्ते। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर वेरी रिस्की। प्रॉब्लम रिलेटेड MTPs, मेजॉरिटी ऑफ MTPs आर परफॉर्म्ड इलीगली। ठीक है, मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टेस्ट फॉर फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन, इफ द फीटस इज फीमेल इट इज फॉलोड टू MTP, सच प्रैक्टिसेस आर डेंजरस फॉर यंग मदर एंड फीटस। अब एमनियोसेंटेसिस क्या है, इन दिस सम एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द फीटस इज टेकन टू एनालाइज द fetal cell and dissolved substances. It is used to test the presence of genetic disorder, survivability of fetus. तो एमनियोसेंटेसिस बेसिकली तो इसलिए किया जाता था ताकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स अगर कोई फीटस में है तो हमें पता चल जाए। बट इसका मिसयूज़ कैसे किया गया, इससे फीटस का सेक्स डिटरमाइन करने लग गए, और अगर वो फीमेल निकलती थी तो उसको MTP कर दिया जाता था, फीमेल फीटोसाइट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटेटेड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट 2017 में, इसमें अमेंडमेंट हुए हैं एक्ट में, टू रिड्यूस इलीगल एबॉर्शन। क्यों, ताकि इलीगल एबॉर्शन रिड्यूस हो, एंड कंसीक्वेंट मैटरनिटी मॉर्बिडिटी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। अब इस एक्ट में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड विद इन द फर्स्ट 12 वीक्स ऑन द ओपिनियन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब डॉक्टर। इफ द प्रेगनेंसी इज बिटवीन 12 to 24 वीक, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मस्ट बी ओपिनियन। अगर पहले 3 फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तुम करवा रहे हो तो एक डॉक्टर से ओपिनियन लेना है, और अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में करा रहे हो तो एटलीस्ट 2 डॉक्टर से ओपिनियन लेना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ STDs। व्हाट आर STDs, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, तो STDs इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, तो ये होती क्या है, डिजीज़ और इन्फेक्शंस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान अगर कोई डिजीज़ या कोई इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है तो क्या कहलाएगा, STDs कहलाएगा। ठीक है, या फिर उसको STIs भी बोलेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। उसी को हम लोग वेनरल डिजीज़ भी बोल सकते हैं, और उसी को हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI भी बोलते हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इसके अंडर आती हैं, वो हैं गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्ब्स, ठीक है, जेनाइटल वॉट्स, ठीक है, ठीक है, लीडिंग टू पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, इसको क्या कहा जाता है, PID, या फिर इसे क्या कहा जाता है, इनफर्टिलिटी। ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ,
कैंसर ऑफ द HIV लीडिंग टू एड्स। अब इनमें से कौन सी है जो रिस्की है? हेपेटाइटिस बी एंड HIV ऑल्सो ट्रांसमिटेड। ये तो बीमारी ऐसी है, टोटल तो बहुत सारी हैं, गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनिटल हर्ब्स है, वॉर्ड्स है, ट्राइकोमोनियासिस है, हेपेटाइटिस बी है और HIV है। बट इनमें से भी जो ये दो हैं, कौन सी? हेपेटाइटिस बी और HIV। ये और भी बहुत से तरीके हैं जिनसे फैलती है, जैसे शेयरिंग ऑफ इंजेक्टल निडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू fetus through placenta. Except hepatitis B, genital herpes and HIV। इन तीन को छोड़ के कौन कौन सी? हेपेटाइटिस बी, HIV और जेनिटल हर्ब्स। अदर डिजीज आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। ठीक है, तो जो दो फैलती हैं वो कौन कौन सी है? हेपेटाइटिस बी और HIV। वो तीन जिनका क्योर नहीं है वो कौन सी है? जो उनमें से दो तो वही हैं ऊपर वाली, हेपेटाइटिस बी और HIV। एक और है हर्पीज़। उसके अलावा जितनी भी हैं वो ट्रीट कर ली जाती हैं अगर उनका डिटेक्शन अर्ली एज में कर लिया जाए और प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। अर्ली सिम्टम्स क्या है? ईचिंग, जलन, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा इन द जेनाइटल रीजन। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट अर्ली सिम्टम्स इन symptoms and the social stigma, ठीक है, the infected person to consult the doctor। ठीक है, this infection leads to PID। what is PID? pelvic inflammatory diseases। तो क्या होता है इन्फेक्शन? अब इन इन्फेक्शन से क्या हो जाता है हमें? PID क्या है? pelvic inflammatory diseases। ठीक है, उसके बाद all person are vulnerable to STDs। These are very high among the people in the age group of 15 to 24। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम एसटीडीज़ को? एसटीडीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। ऑलवेज यूज़ कॉन्डम, क्योंकि कॉन्डम अदर देन कंट्रासेप्टिव इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्योर अस फ्रॉम एसटीडीज़। ये हमने यहीं पे पढ़ा था। कॉन्डम हैव वेरी पॉपुलर बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एसटीडीज़ other than contraceptive measure। In case of doubt, go to a qualified doctor for early detection and complete treatment। तो कैसे कैसे? मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स अवॉइड करो, कॉन्डम्स का यूज़ करो और अगर डाउट में हो तो डॉक्टर के पास जाओ प्रॉपर अच्छे। इसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज़ इनफर्टिलिटी। तो व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी? It is the inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual इंटरकोर्स या फिर कोहैबिलेशन। हमने कॉन्टीन्यूसली 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया पर स्टिल कंसीव नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कंसीव नहीं हो पा रहा है इतना अनप्रोटेक्टेड करने के बाद भी, तो इसी को क्या कहा जाता है? इनफर्टिलिटी। मतलब फर्टिलिटी की कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है, डिजीज़ हो सकता है, ड्रग हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। तो अब जो लोग इनफर्टाइल हैं उनके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? ARTs। तो व्हाट आर दिस टेक्निक्स कॉल्ड? ARTs। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जो हेल्प करती है इन पेशेंट्स में सो डैट दे कैन ऑल्सो कंसीव। दीज आर द टेक्निक्स यूज टू करेक्ट द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। तो कौन कौन सी हैं? तो हम देखेंगे। ये होती हैं 2 तरह की। एक होती है, तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे ARTs, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ARTs में बेसिकली 2 चीज़ें हैं, 2 टेक्निक्स हैं। इस पर हम सबसे फर्स्ट टेक्निक देखेंगे विच इज़ IVF। व्हाट इज़ IVF? फुल फॉर्म क्या है इसकी? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। क्या होता है? इन दिस मेथड ova from the female donor, sperm from the male donor collected and are induced to form zygote under simulated condition in a laboratory। ओवा लिया फीमेल से, स्पर्म लिया मेल से, दोनों को लैब में सिमुलेटेड कंडीशन में क्या करा दिया? फ्यूज़ करा दिया। दिस इज़ फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। क्या बना? जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, है ना।
अब एम्ब्रियो को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे अगेन उस फीमेल की बॉडी में। दो तरीके से कर सकते हैं इस चीज़ को। कैसे कर सकते हैं, पहला इज जिफ्ट, दूसरा इज आईयूटी। फर्स्ट इज जिफ्ट। व्हाट इज जिफ्ट? जिफ्ट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो को जाइगोट कहा जाता है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, कहाँ कितने तक, अप टू 8 ब्लास्टोमियर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। लेकिन अगर ब्लास्टोमियर 8 से ज़्यादा हो गया तो अब वो जिफ्ट नहीं कहलाएगा, अब वो कहलाएगा आईयूटी। तो दो तरीके हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के, एक है जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें जाइगोट या फिर अर्ली एम्ब्रियो को अप टू 8 ब्लास्टोमियर इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब में। अब जो एम्ब्रियो होगा वो 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है, और अगर वो ज़्यादा तो मतलब इम्प्लांटेशन करेगा, तो इम्प्लांटेशन कहाँ होगी, यूट्रस में होगी। तो अब उसको कहाँ पर डाला जाएगा, यूट्रस में डाला जाएगा। 8 से कम है तो फेलोपियन ट्यूब में डाला जाएगा, 8 से ज़्यादा है तो उसको यूट्रस में डाला जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखा होगा, अगर क्वेश्चन में लिखा होगा अप टू 8 तो प्रोसेस है जिफ्ट, और अगर होगा मोर देन 8 तो प्रोसेस है आईयूटी, इंट्रायूटेराइन। अगर उसमें लिखा हुआ है जाइगोट तो प्रोसेस है जिफ्ट, और अगर उसमें लिखा है जिफ्ट तो अप टू कितना होगा, 8। और अगर क्वेश्चन में लिखा है आईयूटी तो कौन सा देखना है ऑप्शन जिसमें लिखा है मोर देन 8 और यूट्रस। तो कौन क्या क्या खासियत हुई जिफ्ट में और आईयूटी में, ये है जिफ्ट, ये है आईयूटी। जिफ्ट में सबसे पहली बात कि अप टू 8 है, इसमें मोर देन 8 है आईयूटी में, इसमें फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र है, इसमें यूट्रस में ट्रांसफ़र है। ठीक है। एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन वीवो फर्टिलाइजेशन। अब वीवो विट्रो में क्या डिफरेंस होता है, विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर, ठीक है, वीवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर। फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो ये सेम प्रोसेस उनमें भी करवाई जाती है जो फीमेल्स कंसीव नहीं कर पाती। पहला तरीका। दूसरा तरीका पहला तरीका क्या था, इन विट्रो, हमने दोनों गैमेट्स बाहर निकाले, फ्यूज़ किया, फ्यूज़ करके दोबारा अंडर डाल दिया, अलग अलग टाइम पीरियड में अंदर डाला तो अलग अलग दो बातें हो गई। अगर हम गैमीट ही वो कर दे तो मान लीजिए कि ट्रांसफ़र ऑफ एन ओवा फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल, फर्टिलाइजेशन हो तो अंदर ही रही है पर हमने इस बार गैमीट बाहर नहीं निकाला, हमने गैमीट एक फीमेल से निकाल के जो कर नहीं, जिसके अंदर कंसीव नहीं हो सकता, उसके अंदर डाल दिया उस सेम गैमीट को जो कर सकता है। ठीक है। तो बेसिकली जेनेटिकली तो वो दूसरी फीमेल का ही हुआ। हु कैनॉट प्रोड्यूस ओवा, जो फीमेल ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती उसके अंदर डाला, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जो ओवा तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट वो एनवायरनमेंट दे सकती है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इसे क्या कहा जाता है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तीसरी प्रोसेस इसे कहा जाता है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, जो स्पर्म अनेबल है फर्टिलाइज करने को ओवा को, उसमें क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को ओवा के अंदर। इट इज़ अ लेबोरेटरी प्रोसीजर इन विच द सिंगल स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एग। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इनटू द वुमेन्स बॉडी। गैमेट्स बाहर निकाले, स्पर्म को ओवा में डाला, जैसी फर्टिलाइजेशन हुई उसके बाद दोबारा फीमेल के अंदर डाल दिया उसको, जाइगोट को। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक और चौथी टेक्निक। इसमें क्या होता है, इसमें जो सीमन होता है, द सीमन कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड, सीमन कलेक्ट किया, और अ डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना। इसमें जो सीमन होता है उसको वेजाइना में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, और उसके बाद की जो प्रोसेस सेम है, स्पर्म अंदर जाएगा, जो प्रॉपर नेचुरल प्रोसेस वही होती है। आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन इनटू द यूट्रस इज नोन एज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसे क्या जाता है, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। यूट्रस के अंदर किया तो किसमें क्या हो, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन हो गया। और वही अगर वेजाइना में करेंगे, नॉर्मली कहाँ किया जाता है, वेजाइना में या यूट्रस में किया जाता है। अगर यूट्रस में करेंगे तो इसको IUI बोलेंगे, और अगर वेजाइना में बोलेंगे तो फिर इसको AI बोल देंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और अगर यूट्रस के अंदर किया, स्पेशली यूट्रस के अंदर, यूट्रस तक पहुँचने के लिए आपको वेजाइना, सर्विक्स सब क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए उसका स्पेशल नाम क्या है, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। दिस टेक्निक इज़ यूजफुल फॉर द मेल पार्टनर हैविंग इनेबिलिटी टू इंसेमिनेट फीमेल और लो स्पर्म काउंट। ठीक है। उसके अलावा प्रॉब्लम्स क्या है ARTs की, इट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड
प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स, देयरफॉर दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ओनली इन फ्यू कंट्रीज़, बट अब इंडिया में भी आ चुकी हैं। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल प्रोब्स, कि किसी और का है, किसी और की गैमीट्स हैं, तो ये इस तरह के सोशल और रिलीजियस प्रोब्स होते हैं, इमोशनल प्रोब्स। लीगल एबॉर्शन इज़ अ गुड मैथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, तो जो लोग पेरेंटहुड के लिए देख रहे हैं उनके लिए लीगल एडॉप्शन इज़ बेटर ऑप्शन। तो हमने इस पूरे चैप्टर को कर लिया है, जिसमें सबसे पहले हमने पॉपुलेशन देखा, सेंसस देखी, फिर हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देखे, फिर हमने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी देखी, फिर हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ देखी, उनका प्रिवेंशन देखा, फिर हमने इनफर्टिलिटी देखी, फिर हमने इनफर्टिलिटी की टेक्निक्स देखी। थैंक यू।